नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बना सकूं और वो आप तक पहुंच भी सकें। तो इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का आपका प्रैक्टिस पेपर जो 3 खंडों में विभाजित है, अभी सबसे पहले हम उसका पार्ट ए समझते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, हैदराबाद का भारत में विलय में हुआ था। 4 सन आपको दिए हैं, 1947, 1948, 1949, 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ था। पहले हैदराबाद एक अलग रियासत थी, निज़ाम था वहाँ पर। और जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो एक साल बाद 1948 में हैदराबाद रियासत को हमने अपने भारतवर्ष में ही सम्मिलित कर लिया। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है। आपके ऑप्शन है, कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। दूसरा, गांधी जी की मौत के बाद विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा मंद पड़ गए। तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। चौथा, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने 4 तरह की चुनौतियां थीं। तो बेटा इस प्रश्न इसमें जो गलत नहीं है वो बी आंसर है कि गांधी जी की मौत के बाद विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा जो थी वो कम हो गई थी, मंद पड़ गई थी। प्रश्न 3 है, भारत के विभाजन के आधार के संबंध में क्या सही है। 4 ऑप्शन है। भारत के विभाजन का आधार अल्पसंख्यक जनसंख्या को बनाया गया। दूसरा, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। तीसरा, भारत के विभाजन का आधार भाषाई बहुसंख्या को बनाया गया। चौथा, भारत के विभाजन का आधार भौगोलिक ढांचे को बनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। प्रश्न नंबर 4 है, गुटनिरपेक्षता ने डैश अफ्रीका और लातीनी अमेरिका ने नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं वो है, नंबर 1 एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 अमेरिका। तो गुटनिरपेक्षता ने किसको दिया? एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका ने नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। तो एशिया इसका सही उत्तर है। खाली स्थान पर आप एशिया लिखेंगे। प्रश्न 5 है, क्यूबा का जुड़ाव किस देश से था। आपके ऑप्शन है, सोवियत संघ, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी। तो क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशों का कौन सा समूह नाटो से संबंधित था। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया। नंबर बी ऑप्शन है संयुक्त अमेरिका, चेक गणराज्य, फ्रांस। तीसरा है ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी। चौथा है स्पेन, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी। इन देशों का समूह जो था वो नाटो से संबंधित था। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य को बताइए। आपको 4 वाक्य दिए हैं यहाँ। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के कारण भारत सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की सहायता हासिल नहीं कर सका। बी ऑप्शन है, भारत ने 1974 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। नंबर 3, शीत युद्ध का प्रभाव भारत पाक संबंधों पर नहीं पड़ा। चौथा, 1971 की शांति और मैत्री की संधि सोवियत संघ से भारत की निकटता का परिणाम थी। तो बेटा इसका जो 4 ऑप्शन है ये सही उत्तर है कि यह वाक्य ऐसा है जो सही है इन सभी वाक्यों में से। प्रश्न 8 है, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने सिंधु संधि जल संधि पर हस्ताक्षर किए कौन से सन में। सन आपको सही सही बताना है। ऑप्शन है 1950 में या 1952 में, 1953 में या 1960 में। तो इस प्रश्न का डी उत्तर सही आंसर है। 1960 में उन्होंने
सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और डैश के बीच संबंधों में सुदृढ़ता 1996 और 1998 के बीच में आई। अब यहाँ आपके ऑप्शन है, वो कौन सा देश है? नंबर 1 इजराइल, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत और इजराइल के बीच संबंधों में सुदृढ़ता 1996 और 1998 के बीच में आई। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न 10 है, पेरेस्ट्रोकिया और ग्लासनोस्ट की नीति किस देश से संबंधित थी? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सोवियत रूस, नंबर 3 चीन, नंबर 4 फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोवियत रूस। यह नीति जो थी सोवियत रूस की थी। प्रश्न 11 है, बर्लिन की दीवार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यह पूंजीपति तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक थी। दूसरा, इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात किया गया। नंबर 3, लोगों द्वारा इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 इसका सही आंसर है कि बर्लिन की दीवार के से संबंधित ये ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न 12, सोवियत संघ ने 1991 में हुए तख्तापलट की घटनाओं का विरोध किसने किया? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 बोरिस येल्त्सिन, दूसरा मिखाइल गोर्बाचोव, तीसरा व्लादिमीर पुतिन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बोरिस येल्त्सिन ने तख्तापलट की घटनाओं का विरोध किया था। प्रश्न 13 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1955 में, 1953 में, 1951 में या 1956 में। तो सही आंसर है ये 1951 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा डैश नीति को अपनाया गया है? कौन सी नीतियां हैं, उनके क्या नाम हैं दिए गए हैं। नंबर 1 मेक इन इंडिया, नंबर 2 मेड इन इंडिया, नंबर 3 स्टार्टअप इंडिया, नंबर 4 आयुष्मान भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेक इन इंडिया को नीति आयोग ने अपनाया है। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनी हुई वस्तुएं। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो डैश निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। तो ये क्या है? नंबर 1 असंवैधानिक, नंबर 2 संवैधानिक, नंबर 3 राजनीतिक, नंबर 4 प्रशासनिक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो असंवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। प्रश्न नंबर 16 है, शीत युद्ध के काल में भारत किस गुट का विरोधी था? ऑप्शन है। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सोवियत संघ, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो शीत युद्ध के काल में भारत अमेरिका का विरोधी था। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से उच्च तकनीकी सहयोग समूह कब बनाया? आपके ऑप्शन है 2000 में, 2002 में, 2006 में या 2014 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन है 2002 में भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से उच्च तकनीकी समूह आयोग बनाया था। प्रश्न 18 है, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने डैश में भारत से शरण मांगी? मतलब कौन से सन में उन्होंने शरण मांगी? 1952 में, 1955 में, 1959 में या 1960 में। तो प्रश्न 18 का सही ऑप्शन सी है, 1959 में उन्होंने भारत से शरण मांगी थी। प्रश्न 19 है, डैश में भारत ने इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई थी? कौन से सन में भारत में इजराइल का दूतावास बना? आपके ऑप्शन है 1990 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई थी। प्रश्न 20 है, भारत ने 1974 और डैश में परमाणु परीक्षण किए? तो एक तो आपको बता दिया गया 1974 में, दूसरा आपको बताना है कब किया। ऑप्शन है 1975, 1978, 1988 या 1998। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर डी ऑप्शन है 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। प्रश्न 21 है, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार को नहीं छूता है?
आपके ऑप्शन है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मिज़ोरम, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिक्किम है, जिसकी सीमा जो उनसा राज्य की सीमा म्यांमार को नहीं छूती है। प्रश्न 22 है हुस्ने मुबारक जो 1979 के बाद से डैश में सत्ता में थे, लोकतांत्रिक विरोध के कारण ध्वस्त हो गए। आपको देश का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 सीरिया, नंबर 3 लेबनान, नंबर 4 इराक। तो हुस्ने मुबारक का संबंध लेबनान से था। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से छुटकारा दिलाना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, सदस्य देशों के बीच झगड़ों को बातचीत द्वारा सुलझाना, उपर्युक्त सभी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य उद्देश्य हैं बेटा वह उपर्युक्त सभी हैं। ये सारे काम संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कुर्ट वाल्डहीम, कोफी अन्नान, ट्राइगिवली यूथॉन्ड। आपको इनको इनके समय के अनुसार कब कब ये अपने अपने कार्य कर रहे थे उसके अनुसार इन सभी को क्रम से लगाना है। तो इसमें आप को बता देख रहे हैं, आपको नीचे उत्तर के लिए ऑप्शन भी दिए हैं। तो बच्चों इसमें डी ऑप्शन सही है। पहले आएगा ट्राइगली, उसके बाद आएगा यूथॉन्ड, उसके बाद आएगा कुर्ट वाल्डहीम और लास्ट में आएगा कोफी अन्नान। अब ये आपको 24 प्रश्न पार्ट ए में थे, जिसमें से 20 आपको करने हैं। पार्ट बी आपका शुरू हो रहा है, इसमें भी 24 प्रश्न हैं और इसमें से भी 20 आपको करने हैं। तो जूनागढ़ के बारे में क्या सही है? ऑप्शन है जूनागढ़ के लोगों ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। दूसरा है भारत सरकार ने 20 फरवरी 1948 को जनमत सर्वेक्षण करवाया। तीसरा है प्रांत के अधिकतर लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया। चौथा है उपयुक्त सभी। तो बेटा जूनागढ़ के बारे में ये उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। प्रश्न 26 है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था? आपके ऑप्शन है राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ रहने वाली जाति के आधार पर होना चाहिए, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ रहने वाले लोगों के धर्म के आधार पर होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार था नंबर ए ऑप्शन कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। आप देखते हैं भारत में भी बहुत से राज्य हैं और उनकी सीमाओं का निर्धारण भी वहाँ बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर ही किया गया है। प्रश्न 27 है अरब क्रांति से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ आपको इसी में प्रश्न में ही 2 और ऑप्शन हैं। 21 शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। दूसरा इसका आरंभ 2019 में हुआ। अब आपको उत्तर के लिए ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं कि सिर्फ दूसरा उत्तर से ऑप्शन सही है, या पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, या सिर्फ पहला ही कथन सत्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सी आंसर है कि सिर्फ पहली बात ही अरब क्रांति के विषय में सही है। प्रश्न 28 है शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों ने हथियारों का जमावड़ा क्यों एकत्रित किया? ऑप्शन है शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। दूसरा दोनों के बीच ही एक दूसरे की तरफ से हमले की आशंका रहती थी। तीसरा हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। अब यहाँ नीचे उत्तर के लिए 4 ऑप्शन है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन ठीक हैं, या पहला और तीसरा ठीक है, या दूसरा और तीसरा ठीक है, या सिर्फ तीसरा ही ठीक है। तो यहाँ शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों में हथियारों का जमावड़ा एकत्रित करने के पीछे ये तीनों कारण से ही थे, इसलिए यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो सही उत्तर है। प्रश्न 29 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। नंबर 1 विश्व में 2 महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का उदय, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत,
या उपर्युक्त सभी। तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी। ऊपर की तीनों घटनाएं जो हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। नेक्स्ट प्रश्न है, तटस्थता का अर्थ है नंबर 1 युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। दूसरा, युद्ध में शामिल देशों को एक समान सहयोग करना। ऑप्शन दिए हैं कि ए पहला और दूसरा दोनों बातें सही हैं, या सिर्फ दूसरी बात सही है, या सिर्फ पहली बात सही है, या इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। तो यहाँ सी कथन जो है ऑप्शन वो ठीक है कि तटस्थता का अर्थ यही है कि युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAEA किस लिए बनाई गई? नंबर 1 आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, या सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा IAEA की जो स्थापना की गई, जो बनाई गई, वो आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई और सैन्य उद्देश्यों में इसके ना इस्तेमाल करने की, उसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश के लिए बनाई गई, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 32 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ऑप्शन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। दूसरा, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तीसरा, यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करवाता है। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये पूरे विश्व में काम करता है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान भी चलाता है और मानवाधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्टों को तैयार करके उन्हें प्रकाशित भी करवाता है। प्रश्न नंबर 33 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करना। दूसरा, मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करवाना। तीसरा, ए और बी दोनों। चौथा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो बेटा यहाँ भी जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वित्त व्यवस्था की देखरेख भी करती है और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता भी मुहैया करवाती है। अब प्रश्न 34 में अभिकथन और कारण दोनों हैं, आपको देखना है वो एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस आधार पे आपको इसका उत्तर देना है। तो अभिकथन है, 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना ने भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूती प्रदान की। अब इसका कारण, नेपाल ने अपने नए मानचित्र में काला पानी को नेपाल के अभिन्न अंग के रूप में रेखांकित किया है, जिसके कारण बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए हैं। अब अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। चौथा, अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। तो बेटा यहाँ पर जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 35 है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है। ऑप्शन है, नंबर 1 वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। तीसरा, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। चौथा, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य है कि वो सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करे, उस पर ध्यान दे। प्रश्न 36 है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1 4 यहाँ कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार को रक्षा की नीतियों के निर्माण में आवश्यक परामर्श देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तीसरा, सामरिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रम का दीर्घकालीन ढांचा तैयार करना। चौथा, सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करना। तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो है सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करना। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ क्या सही नहीं है पूछा है बच्चों, आपको इन बातों का थोड़ा प्रश्न में ध्यान रखना है।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद का एक उपाध्यक्ष होता है। दूसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तीसरा, नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। चौथा, समय समय पर योजना के काम की समीक्षा करना। तो यहाँ बेटे जो सही ऑप्शन है वो ये है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही नहीं है नंबर 1 ऑप्शन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का एक उपाध्यक्ष होता है। नंबर 38 क्वेश्चन है, भारत सोवियत रूस संबंधों में सोवियत रूस को क्या लाभ हुआ। दो चीज़ें बताई जा रही हैं। भारत सोवियत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया, या भारत सेना के अधिकांश साजो सामान सोवियत रूस से ही प्राप्त होते थे। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि सिर्फ इसमें पहली बात ठीक है, दूसरी ठीक है, पहली और दूसरी दोनों ठीक हैं, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है कि भारत जो है वो सोवियत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भी बना, और भारतीय सेना के अधिकांश साजो सामान सोवियत रूस से ही प्राप्त होने लगे। 39 क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति के बारे में क्या सही है। आपके ऑप्शन है, परमाणु कार्यक्रम औद्योगिकरण की नीति का एक आवश्यक तत्व है। दूसरा, भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है, परंतु शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह हमेशा परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता है। तीसरा, भारत ने मई 1974 तथा 1988 में परमाणु परीक्षण किया था। अब यहाँ आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में पहला और दूसरा ठीक है, या दूसरा और तीसरा ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों ठीक है, या सिर्फ पहला ही ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। तो ए इसका सही उत्तर है। भारत इजराइल संबंध के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है, भारत इजराइल के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को प्राचीन समय से देखा जा सकता है। दूसरा, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 से में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के बाद विकसित हुए। तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री 2019 में इजराइल की यात्रा पर गए। चौथा, इजराइल के प्रधानमंत्री 2018 में भारत की यात्रा पर आए। तो बच्चों इस प्रश्न में जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे, 2019 में नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, सोवियत रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थीं। कारण, सोवियत रूस ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था। ऑप्शन दिए हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिकथन क्या है, सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की, क्योंकि सोवियत संघ ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो अभिकथन और कारण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए एक इसका सही ए ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न 42 है, अभिकथन है, दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई है। कारण क्या है, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई हैं। तो यहाँ भी बच्चों आप देख रहे हैं अभिकथन क्या है, दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई है, और क्या है, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हैं। तो अभिकथन जो है वो कारण से मिलता है, दोनों सही हैं, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ भी ए जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न 43 है, अभिकथन कह रहा है, नीति आयोग सरकार की मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं व कार्यक्रमों आदि के क्रियान्वयन की निगरानी करता है ताकि इन विकासात्मक परियोजनाओं की कमियों को जाना जा सके। अब कारण क्या है, ये कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।
तीसरा है अभिकथन गलत है परंतु कारण जो है वो क्या है, वो सही है। अभिकथन सही है और कारण गलत है। बेटे यहाँ अभिकथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब नीचे जो कार्यक्रम दिए गए हैं ये सारे नीति आयोग सरकार की जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रश्न 44 है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कारण, इस युद्ध में इराक के खिलाफ 70 देशों की मिलीजुली विशाल सेना युद्ध में शामिल थी। ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन गलत है, कारण सही है। अभिकथन सही है, कारण गलत है। अब यहाँ पर बेटा अभिकथन और कारण हैं तो दोनों सही, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अभिकथन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कारण, इस युद्ध में इराक के खिलाफ 70 देशों की मिलीजुली विशाल सेना युद्ध में शामिल थी। तो ये कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन मिल रहे हैं। नंबर 1 कश्मीर समस्या, नंबर 2 पूर्वी पाकिस्तान में अशांति, नंबर 3 आतंकवाद, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो बी इसका सही उत्तर है। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बाद में बांग्लादेश बना दिया गया, वहाँ अशांति के कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। प्रश्न 46 फिर अभिकथन है, भाषावार पुनर्गठन से राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार मिला। कारण, इससे विभिन्नता के सिद्धांतों को भी स्वीकृति मिली। तो बेटा यहाँ पर जो अभिकथन है कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न 47 है, अभिकथन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की रात में संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। कारण, उनका यह संबोधन भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, जबकि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए बी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। प्रश्न 48 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट बी भी यहाँ ख़त्म हो गया। अब आपका पार्ट सी शुरू हो रहा है, जिसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। अब सबसे पहले एक कार्टून दिया गया है और उसके आधार पे आपको नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना है। यह बलिष्ठ सैनिक, बलिष्ठ मतलब ताकतवर, बड़े आकार वाला सैनिक कौन से देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है? नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 रूस, नंबर 3 चीन, नंबर 4 ब्रिटेन। तो बेटा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नंबर 50 है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको एक चित्र दिया गया है और पूछा गया है इस संगठन की स्थापना कब हुई। ये आपको यहाँ इस संगठन का लोगो दिया गया है और उस आधार पे आपको ये बताना है। 1995 में, 1998 में, 2002 में या 2005 में? तो इसका सही उत्तर है 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। 51 में भी एक कार्टून दिया गया है और इस कार्टून का अध्ययन करके आपको प्रश्न का उत्तर देना है। आपका प्रश्न है, कार्टून में दाईं ओर खड़े नेता कौन है? दाईं मतलब आपके राइट हैंड साइड पर जो नेता खड़े हुए हैं वो कौन है? नंबर 1 जगजीवन राम, नंबर 2 मोरारजी देसाई, नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल, नंबर 4 V.K. कृष्ण मेनन। तो ये जो खड़े हुए हैं यहाँ पे नेता, ये वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। फिर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और इस अनुच्छेद पर आधारित जो 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आपको उत्तर देना है। अनुच्छेद इस तरह से है,
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस में हुई थी। इसकी संयुक्त घोषणा में राष्ट्रमंडल के प्रतिभागियों ने संप्रभु समानता के आधार पर अपनी बातचीत की। इसे रूसी राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरेशिया में 10 सोवियत गणराज्यों के बाद यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य पहलुओं पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है तथा इसमें कुछ शक्तियां हैं जो व्यापार, वित्त, कानून निर्माण और सुरक्षा में समन्वय करती हैं। CIS मुक्त व्यापार क्षेत्र 9 CIS में सदस्यों में से 8 भाग लेते हैं। अब पहला ही प्रश्न है, रूसी राष्ट्रमंडल किसको कहते हैं? ऑप्शन है अरब क्रांति, 2 CIS, तीसरा ब्रिक्स, चौथा एस्टोनिया। तो जैसे आपको पता चल रहा है, आपने पैराग्राफ में भी पढ़ा है, रूसी राष्ट्रमंडल CIS को कहते हैं। CIS की स्थापना कब हुई? अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 1990 में, 1991 में, 1952 में या 1953 में। तो आपको ऊपर बताया ही गया है कि 1991 में CIS की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह किन पहलुओं पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है? नंबर 3 आर्थिक, नंबर 2 राजनीतिक, नंबर 3 सैन्य, नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो आपने जैसे जाना, ये सभी पहलुओं पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है। 55 है, CIS मुक्त व्यापार क्षेत्र में कितने सदस्य भाग लेते हैं? ऑप्शन है 8, 10, 12 या 15। तो आपने पढ़ा अभी ऊपर कि 8 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ को पढ़ के इनका जवाब देना है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए उत्तर देने के लिए पैराग्राफ को आप एक नहीं तो 2 बार ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने छोड़ जाना दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और मुस्लिम भी नहीं गुजरते थे। तो इसमें आज़ादी के समय जो देश का बंटवारा हुआ 1947 में, उस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सन 1947 में आबादी बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को क्यों मजबूर हुई? तो ऑप्शन है भारत के विभाजन के कारण, जिन्ना की जिद के कारण, नंबर 3 है पाकिस्तान सरकार की मांग पर। अब इनमें से कौन सी बातें सही हैं? पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी या पहली? तो सही उत्तर है भारत के विभाजन के कारण ये सारी आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बाद कुछ शहर सांप्रदायिक अखाड़े में क्यों बदल गए? नंबर 1 ऑप्शन है मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को मारा जा रहा था। दूसरा, हिंदू बहुल इलाकों में मुस्लिमों को मारा जा रहा था। तीसरा, सिख बहुल इलाकों में मुस्लिमों को मारा जा रहा था। चौथा, उपयुक्त सभी। तो बेटा ये सारे कारण थे। अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति दूसरे समुदाय के लोगों को मारने में लगा हुआ था। प्रश्न 58 है, 1947 में आबादी का स्थानांतरण किस प्रकार का था? सुनियोजित और सुनिश्चित, आकस्मिक और अनियोजित, तीसरा त्रासदीपूर्ण और दर्दनाक। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा सही है, सिर्फ पहला सही है या तीनों सही हैं, आपको ये बताना है। तो अभी आपने पढ़ा है ऊपर पैराग्राफ में ही कि यह आकस्मिक और अनियोजित था और बहुत ही दर्दनाक और त्रासदीपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक लोगों पर विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन है नंबर 1, ये अपने घर छोड़कर भाग गए। दूसरा, उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। तीसरा, कुछ लोग सीमा पार करने में सफल रहे। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो बेटा विभाजन का लोगों पर ये प्रभाव, सारे ही प्रभाव पड़े। कुछ लोग तो घर छोड़ के चले गए, कुछ शिविरों में चले गए, कुछ सीमा पार करके दूसरे देशों में चले गए। तो इस तरह से विभाजन का लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विभाजन की बात बहुत आसान जान पड़ती है, परंतु इसमें कई किस्म की दिक्कतें थीं। दूसरा,
ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत राजस्थान और गुजरात के अनेक हिस्से बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले थे। तो ऑप्शन में क्या पहला कथन बिल्कुल ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है या चौथा इसमें से ऑप्शन सही है? तो इन्होंने कथन गलत पूछा है बेटे, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है, तीसरा वाला, कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत राजस्थान और गुजरात के अनेक हिस्से बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले थे। ये बात यहाँ सही नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत है। आप सी आंसर पर टिक करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये आपका पूरा 100% सोल्यूशन के साथ मैंने तीनों पार्ट के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस का एक सैम्पल पेपर आपसे डिस्कस किया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।